हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स इनहिबिशन के लिए। ठीक है, इससे पहले एंजाइम्स के आपके ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि एंजाइम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एंजाइम्स की मैकेनिज्म, जिसमें हमने लॉक एंड की थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी। इसके बाद एंजाइम्स की काइनेटिक्स पढ़ी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 7 फार्मूले देखे, उनके डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम देखे, चाहे माइकलिस मेंसन हो, ब्रिक्स एंड हल्डाने हो, आपका एलबी प्लॉट हो, एडी होप इक्वेशन हो, एचडब्ल्यू इक्वेशन हो, तो हम ये सब चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंजाइम्स इनहिबिशन के लिए, और ये एंजाइम्स का आपका 6वां लेक्चर है। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर और बचेगा जो ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का है, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनहिबिशन की बात करेंगे, लाइक कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्स, एलोस्टेरिक, फीडबैक, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको पता है मैं बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करूँगा। तो बेसिक्स से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखो पता ये होना चाहिए कि आपका मान लो ये कोई भी एंजाइम्स है। ठीक है ना, ये कोई भी एंजाइम्स है। एंजाइम्स कब बनता है? कम से कम उसमें 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए। ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर होती है, फंक्शन बायोलॉजिकल फंक्शन होता है ये। अब इस एंजाइम्स में आपका एक होती है एक्टिव साइट्स, एक होती है एक्टिव साइट्स। मान लो ये आपकी है एक्टिव साइट्स। ठीक है ना, ये होती है एक्टिव साइट। अब इस एंजाइम्स में एक साइड और होती है, जिसको हम बोलते हैं वटरसिंग साइड। ठीक है ना, या फिर वटरिंग साइट्स, या फिर एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, एक सेकेंड, इसको बोलेंगे हम एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, तो देखो अब इस जो एंजाइम्स है, तो अब कोई भी इनहिबिटर, ठीक है ना, ये जो इनहिबिटर है ये आपका कोई सब्सटेंस हो सकता है, लाइक केमिकल हो सकता है ये। ठीक है ना, मेटल्स हो सकते हैं आपके, या फिर नॉन मेटल हो सकते हैं, या फिर कुछ भी पॉइजन्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, आपका कुछ भी हो सकता है ये इनहिबिशन। ठीक है ना, ये इनहिबिशन कुछ भी हो सकता है। तो ये इनहिबिशन जो है मोस्टली इस एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद अब ये 2 काम करवाएगा। ठीक है ना, या तो ये पॉजिटिव रिएक्शन करवाए, या तो ये पॉजिटिव रिएक्शन करवाए, या फिर ये निगेटिव रिएक्शन करवाए। ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव रिएक्शन क्या होती है कि या तो ये एंजाइम्स की जो वर्क है, एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म है, एंजाइम्स जिस पर्पज के लिए काम कर रहा था उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनहिबिटर। उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इनहिबिटर। और वी कैन से एज ए मॉड्यूलेटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी केमिकल हमारा यूज हो रहा है, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, वो एज ए मॉड्यूलेटर काम करता है। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर काम करता है। ठीक है, और ये मॉड्यूलेटर किस साइड पर काम करेगा? एलोस्टेरिक साइट पर। ठीक है, तो अगर ये मॉड्यूलेटर किसी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर कहलाता है। ठीक है ना, बट अगर ये मॉड्यूलेटर किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि किसी एंजाइम्स को काम करने से मना कर रहा है, रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे निगेटिव, आपकी एंजाइम्स निगेटिव एक्टिविटी। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आई। देखो ये मैंने क्या बताया, इनहिबिटर ऐसा नहीं कि आपकी जो एंजाइम्स है उसके जो वर्क है उसको काम करने से रोके। एंजाइम्स किसी जो ये मॉड्यूलेटर होते हैं ये आपके, या फिर इनहिबिटर होते हैं, ये ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये एक्टिव हो, ये जो आपके इनहिबिटर या फिर जिनको हमने मॉड्यूलेटर कहा, ये जब एक्टिव हो तो ये जो है एंजाइम्स का जो प्रॉपर फंक्शन है उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इनहिबिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये केवल और केवल इनहिबिट करेंगे, तो ये रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आपने ट्रिप्टोफैन मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन बनने से रुकता है। ठीक है ना, तो चलो वो हम सेल बायोलॉजी में देखेंगे, बट अब आपको पता लग गया कि मॉड्यूलेटर जो है आपका एलोस्टेरिक साइट पर जाकर काम करता है,
और एज ए पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है, निगेटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है। एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है तो आपका क्या है कि पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है, और अगर एंजाइम एक्टिविटी घट रही है तो आपका निगेटिव मॉड्यूलेटर होने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो और क्या होता है कि ये आपका मॉड्यूलेटर जो है मोस्टली तो एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करता है, बट कभी कभी ये क्या काम करेगा, अब दूसरी रिएक्शन ये करेगा कि मान लो ये इस एक्टिव साइड पर हमारा कोई सा भी सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया, तो अब इसने फॉर्म बना ली ES की, इसने कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लिया, EX कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका एंजाइम्स है और ये आपका सबस्ट्रेट है। तो कभी कभी ये जो मॉड्यूलेटर होता है इस ES फॉर्म पे आकर के जुड़ता है, ठीक है ना, कभी कभी इस ES फॉर्म पे भी आकर के जुड़ सकता है, जहाँ पर ये अपना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। देखो आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक एंजाइम्स होता है, ठीक है ना, एक आपका एंजाइम्स होने वाला है और एक आपका जो है सबस्ट्रेट होने वाला है, ठीक है ना, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट होने वाला है। अब यहाँ से ये क्या काम करेगा, ये आपका ES कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, यहाँ से क्या बनने वाला है, ES कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है ना, तो ये बन गया ES कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आपका जो है एक यहाँ से जो एंजाइम्स है वो अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो आपका अलग होने वाला है, ठीक है ना, एंजाइम्स अलग एंड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहा है। तो अब इस रिएक्शन में जो एंजाइम्स होता है, सॉरी जो इनहिबिटर होता है, उसको अब हम मॉड्यूलेटर बोलेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर बोलेंगे। और ये मॉड्यूलेटर पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये इनहिबिटर या फिर मॉड्यूलेटर, ठीक है ना, ये अगर EI से आकर जुड़े, यानी कि डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही एंजाइम से आकर के जुड़ रहा है, एंजाइम्स में भी कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, एलोस्टेरिक साइट्स में, ठीक है ना, कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, एलोस्टेरिक साइट्स, जिसको हम बटरसिंग साइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये एलोस्टेरिक साइट्स आपकी कितने अमाइनो एसिड की हो सकती है, तो याद रखना ये 2 से लेकर के 10 अमाइनो एसिड तक की हो सकती है आपकी एलोस्टेरिक साइट्स, ठीक है। और एक्टिव साइट्स कितने की होती हैं, तो याद रखना जो एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती है वो 2 से लेकर के 12 अमाइनो एसिड तक की होती है, ठीक है ना, 2 से लेकर के 12 अमाइनो एसिड तक की होती है, ठीक है। तो आप इतना भी ध्यान रखना। तो देखो अब अगर ये इनहिबिटर इस एंजाइम से आकर के बाइंड हो रहा है तो इसको बोलेंगे आपका EI, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, EI। और ये यहाँ पर जब एंजाइम से बाइंड हो गया तो क्या अब आगे कोई रिएक्शन हो पाएगी ये वाली, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, रिएक्शन जो है आपकी रुक जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इनहिबिटर इस ES से भी बाइंड कर सकता है, ये इनहिबिटर इस ES से भी बाइंड कर सकता है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा IES कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब IES कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ पर ये जो है आगे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कि प्रोडक्ट हमारा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अभी बेसिक चल रहा है, अभी मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि कॉम्पिटेटिव कौन सा है, नॉन कॉम्पिटेटिव कौन सा है, अनकॉम्पिटेटिव कौन सा है एंड मिक्स कौन सा, चूँकि वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम उसको पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, तो ये इसका मतलब जो आपका इनहिबिटर है वो एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और इस ES से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो इतनी सब बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम देख लेते हैं एंजाइम इनहिबिशन बोलते किसे को हैं, कि इन टिश्यू एंड सेल डिफरेंट केमिकल एजेंट लाइक मेटाबोलाइट, सबस्ट्रेट, एनालॉग्स, टॉक्सिन, ड्रग्स, मेटल कॉम्प्लेक्स कैन इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि कुछ आपके केमिकल ऐसे होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका इनहिबिशन, ठीक है ना, एंजाइम इनहिबिशन। इसके बाद जो इनहिबिटर होते हैं बाइंड टू एंजाइम्स एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन EX कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेक डाउन इट टू जो आपका एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट है उसमें। यानी कि जो आपका इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम्स से बाइंड करते हैं, एंजाइम्स के भी जो एलोस्टेरिक साइट्स होती है उससे बाइंड करेंगे और आपका ES कॉम्प्लेक्स को बनने से मतलब बनने ही नहीं देंगे। जब आपका EX कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो
आपका जो एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट जो है ये तो बनने वाला है ही नहीं, ठीक ना। तो एक रिएक्शन तो इसकी हो गई ये वाली। दूसरी रिएक्शन इनहिबिटर की मैंने आपको बताई है कि अगर इनहिबिटर आपका जो आपका IES यानी कि जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इससे बाइंड कर ले, तब भी आपका जो है आगे को जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं कर पाएगी, यानी कि आपके एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट में जो आपका सबस्ट्रेट है वो नहीं टूटने वाला, ठीक है ना। तो आप इतनी बात याद रखना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब बेसिकली जो आपके एंजाइम्स इनहिबिटर होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम्स इनहिबिटर होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वे कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये बेसिकली आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो होने को तो और भी काफ़ी सारे होते हैं, बट हम उनको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बट अभी आप ये याद रखना कि आपके 4 बेसिक होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, एक होता है आपका कॉम्पिटेटिव, एक होता है कॉम्पिटेटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव, तीसरा होता है आपका अनकॉम्पिटेटिव, एंड नंबर 4 होता है आपका मिक्स्ड कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना। मिक्स इनहिबिटर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। तो कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, जो इनहिबिटर है, जो आपका इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट जैसा होता है, ठीक है ना। इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट जैसा होता है। तो जो एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट्स होती है, मान लो ये एंजाइम्स की बाइंडिंग साइट है जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट ना जुड़ के आपका जुड़ जाता है इनहिबिटर, सबस्ट्रेट ना जुड़ जाता है इनहिबिटर। तो जो कंपटीशन हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है, जो इनहिबिटर है वो कॉम्पिट किससे कर रहा है, सबस्ट्रेट से कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इनहिबिटर कॉम्पिट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, वो कर रहा है आपका सबस्ट्रेट से। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझो कि देखो आपका ये कोई भी एंजाइम्स था, ये आपकी एलोस्टेरिक साइट्स है और ये आपकी एक्टिव साइट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आना तो क्या था, यहाँ पर सबस्ट्रेट आना था, ठीक है ना, सबस्ट्रेट आना था, बट सबस्ट्रेट ना करके यहाँ पर आ गया इनहिबिटर को, तो इसको बोला गया कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोला गया, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन रिएक्शन। यानी कि इनहिबिशन कहाँ पर हुआ, एक्टिव साइड में हुआ, एक्टिव साइट्स में हुआ, और किसके बीच में हुआ, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। तो कहाँ पर हुआ आपका, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट के बीच में हुआ, ठीक है ना। तो ये था आपका कॉम्पिटेटिव। आगे और अच्छे से समझेंगे, अगर नहीं समझ में आया है एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इसके क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या इसके एलबी प्लॉट क्या है, इसका माइकलिस मेंशन इक्वेशन क्या है, तो वो सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। अभी केवल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपका एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम्स होता है वो डायरेक्ट रिएक्शन करता है, सॉरी जो आपका इनहिबिटर होता है वो डायरेक्ट रिएक्शन करता है आपका एंजाइम से, ठीक है ना, एंजाइम से। और एंजाइम्स में भी कहाँ पर, आपके एलोस्टेरिक साइट्स में, ठीक है ना। या तो एलोस्टेरिक साइट्स में कर ले, या फिर जो इनहिबिटर है वो ES कॉम्प्लेक्स से कर ले, ठीक है ना, ES कॉम्प्लेक्स से आपका रिएक्शन कर ले। तो याद रखना जो इनहिबिटर होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में, आपका जो इनहिबिटर होता है डायरेक्ट एंजाइम से रिएक्शन कर ले, एंजाइम्स के भी एलोस्टेरिक साइट से, या फिर आपका जब सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम्स आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तब जा करके बाइंड कर लें। तो ये होता है आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। देखो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में क्या था, आपका एक एंजाइम्स था, ये आपकी एलोस्टेरिक साइट्स थी, तो इनहिबिटर आया और इससे बाइंड हो गया, इनहिबिटर आया और इससे बाइंड हो गया, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या हुआ कि इस एंजाइम्स के ऊपर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया, ठीक है ना, सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो गया, और तब इनहिबिटर ने जब बाइंड करा, इससे, तो देखो यहाँ पर आपको जो सबस्ट्रेट है उसकी अब बाइंडिंग कैसी नज़र आ रही है, तो लूज बाइंडिंग नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो EX कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्टिंग में तो वो बन जाता है, स्टार्टिंग में बन जाता है, बट जैसे ही आपका इनहिबिटर आता है तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट और आपका एंजाइम्स की बाइंडिंग लूज हो जाती है, जिससे आपका बाद में
एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट नहीं बन पाता, ठीक है ना, एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट नहीं बन पाता है बाद में। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन कहाँ पर आपका हो रहा है, एलोस्टेरिक साइट्स में, ठीक है ना, एलोस्टेरिक साइट्स में। ये साइट्स याद रखना कि आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में जो इनिबिशन हो रहा है वो एक्टिव साइट्स के लिए हो रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव में आपका जो इनिबिशन हो रहा है वो आपका एलोस्टेरिक साइट्स में हो रहा है, ठीक ना। इसके बाद देखो अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या होता है आपका भाई साहब, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि आपका कोई भी एक एंजाइम्स था, ठीक है भैया, एंजाइम्स था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक एलोस्टेरिक साइट्स थी, ठीक है, ओके। तो स्टार्टिंग में एंजाइम से सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया, एंजाइम से सबस्ट्रेट आकर के जुड़ गया। इसके बाद जो इनहिबिटर आया, इनहिबिटर जो आया वो इस ES यानी कि ये ES ये है यानी कि एंजाइम है और ये आपका है सबस्ट्रेट। तो ये इस ES से आकर के इनहिबिटर डायरेक्ट बाइंड होता है। तो इनहिबिटर ने कहाँ पर काम करा, EX कॉम्प्लेक्स पे काम किया, यानी कि ES कॉम्प्लेक्स पे जो कि है काम किया इनहिबिटर ने, इसलिए उसको बोला गया अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। इसको क्या बोला गया, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब देखो मिक्स में क्या होने वाला है, मिक्स में आपका सेम होता है, यानी कि आपका E यानी कि एंजाइम से भी बाइंड करेगा इनहिबिटर, एंजाइम से भी बाइंड करेगा, या फिर आपका ES कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करने वाला है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों से बाइंड करने वाला है। तो यहाँ पर जो इनहिबिशन साइड होती है वो आपकी एक्टिव साइट्स भी हो सकती है, ठीक है ना, एक्टिव साइट्स भी हो सकती है, और आपकी जो है एलोस्टेरिक साइट्स भी हो सकती है, ठीक है ना, एलोस्टेरिक साइट्स भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर दोनों साइट्स आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसका नाम पड़ा मिक्स्ड, इसलिए इसका कैसा नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा मिक्स्ड। तो यहाँ पर आपको आई होप ये डायग्राम समझ में आया होगा। अगर डायग्राम समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डायग्राम समझ में नहीं आया तो बहुत ही ख़राब बात है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं हम आगे। और देखो अब यहाँ पर देखो कि इनहिबिशन काइनेटिक्स के कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्स, इन सब में क्या होता है। बट उससे पहले गाइज एक बात समझो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपका कि Km किसको बोलते हैं, Vmax आपको किसको बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताई थी। Km क्या होता है कि Km सबस्ट्रेट की वह मात्रा होती है जिसमें वो हाफ Vmax शो करता है, ठीक है ना, हाफ Vmax शो करता है। जबकि जो आपका Vmax होता है वो क्या होता है कि आपकी हायर रेट यानी कि हाई वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, यानी कि जब सारे के सारे सबस्ट्रेट से एंजाइम्स बाइंड कर लें तो उसको बोलते हैं Vmax, यानी कि वेलोसिटी वहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, जो कि हमें माइकलिस मेंशन या फिर आपका जो है ब्रिग्स एंड हल्डाने में कभी भी प्राप्त नहीं होती, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो अब क्या कहता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है वो यही पूछता है, बताइए कि जब हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन देख रहे हैं या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन देख रहे हैं तो हमारा Km पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, Vmax पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बनापोन Km पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड बनापोन Vmax पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपको जो बनापोन में दिख रहे हैं इसको बोलते, ये आपका LB प्लॉट बनाएंगे। ये कैसा प्लॉट बनाएंगे, आपका LB प्लॉट बनाएंगे। जबकि Km Vmax ये कैसा प्लॉट बनाएंगे, ये आपका माइकलिस मेंटेन का प्लॉट बनाएंगे, ठीक है ना। माइकलिस एक जेंट्स थे और जो आपके मेंटेन थी वे एक औरत थी, ठीक है ना, लेडी थी। तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो देखो अब जो है नॉर्मल माइकलिस मेंशन की जो ग्राफ था वो कैसा था आपका, कि आपको कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा था, ठीक है ना। ये आपकी Vmax था, ये आपका कैसा था, Vmax था, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका इस हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा था। मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ग्राफ आपको डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मान लो अगर ये ग्राफ है तो इसको बोलेंगे लीनियर ग्राफ। ये अगर आपका इस प्रकार का ग्राफ है, सॉरी ये जो है मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हाँ अगर ये आपका कुछ एस के प्रकार का डायग्राम आता है ये वाला तो इसको बोलेंगे सिग्मोइडल ग्राफ। अगर आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है ये वाला, ये वाला, तो इसको बोलेंगे वेल ग्राफ, मतलब जो वेल होती है ना, घंटी होती है, घंटी के आकार का ग्राफ।
और अगर आपका वहीं पर देखो ये काफ़ी सारे आपके ग्राफ होते हैं, तो आपके ग्राफ को ऑलमोस्ट नाम तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राफ का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो ग्राफ होता है इस ग्राफ का नाम क्या है, ठीक है ना। इस ग्राफ को हमने किस नाम से बोला था कि ये मैंने बताया था आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप केवल ये ग्राफ याद रखना, इनके नाम याद रखना, बट इन ग्राफ को हम आगे देखेंगे जब हम इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल में ये आपका माइकलिस मेंसन और आपका हेल्डाने जो था ग्राफ था, जो कि आपका हाइपरबोलिक आ रहा था। मैंने इसमें बताया था आपको कि स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर बनता है और लास्ट में जब ये प्लेटो फॉर्म आ जाती है इसको बोलते हैं आपका जीरो ऑर्डर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर हमको कब मिल रहा है, जब हमारा Km ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, Km हमारा ज़्यादा हो रहा है, तब हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर प्लूटोग्राफ मिलने वाला है, ठीक है ना, प्लूटोग्राफ मिलने वाला है, यानी कि प्लूटो फॉर्म मिलने वाली है जीरो ऑर्डर, ठीक है ना। बट अगर हमारा Km कम हो, देखो यहाँ पर होता है आपका सबस्ट्रेट टू वेलोसिटी, ये ग्राफ होता है आपका, ये आपका सबस्ट्रेट होता है और ये होती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर आपकी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये Km क्या है, Km बेसिकली हमें सबस्ट्रेट की मात्रा ही तो बता रहा है भाई। देखो Km क्या है, Km हमें सबस्ट्रेट की मात्रा ही बता रहा है, ठीक है ना। Km हमने क्या कह दिया भैया, इसको उस Km से मत मतलब रखो कि Km हमें कुछ और बता रहा है। Km हमें सबस्ट्रेट की मात्रा बताता है कि सबस्ट्रेट की मात्रा कितनी है इन कंपेयर टू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। तो ये ग्राफ को मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था कि अगर सबस्ट्रेट की मात्रा कम है तो आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होने वाली है, जहाँ पर आपकी वेलोसिटी हाई होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी हाई होगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा ये डायग्राम है इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कुछ और चीज़, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि माइकलिस मेंसन की इक्वेशन क्या थी, ठीक है ना। माइकलिस मेंसन कह लो या ब्रिग्स एंड हेल्डाने कह लो, बात एक ही है। दोनों में डिफरेंस क्या था, Ks Km का डिफरेंट था, वो मैंने आपको बता दिया था, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो अब जो है आपकी रिएक्शन सेम ही लिखी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर क्या था, Vmax, आपको अगर याद हो पिछली इक्वेशन, Bmax इंटू आपका सबस्ट्रेट, Bmax सबस्ट्रेट, यहाँ पर आपका क्या था, Km प्लस के सबस्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये था आपका माइकलिस मेंसन की इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है कॉम्पिटेटिव में माइकलिस मेंसन की क्या इक्वेशन मिलती है, नॉन कॉम्पिटेटिव में माइकलिस मेंसन की क्या इक्वेशन मिलती है, अनकॉम्पिटेटिव में माइकलिस मेंसन की क्या इक्वेशन मिलती है, मिक्स्ड में हमारी माइकलिस मेंसन की क्या इक्वेशन मिलती है, या फिर मैंने आपको बताया था, एक और बताया था, एलवी प्लॉट, ठीक है ना, एलवी इक्वेशन बताई थी। एलवी इक्वेशन क्या थी, इसकी सेम, मैं यहाँ पर जो है एक सेकेंड देखो, अब अगर यहाँ पर पेन टैब होता मज़ा आ जाता भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो रुकना पड़ता है ना उसमें आ जाती है दिक्कत, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था जो आपकी एलवी इक्वेशन थी, कुछ नहीं था, इस माइकलिस मेंसन की क्या थी, आपकी इस माइकलिस मेंसन की रेसिप्रोकल था, यानी कि हमने जो है उसको अब रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया था, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल फॉर्म ही थी। तो देखो आपको कुछ भी याद, कुछ भाई मैं ये कह रहा हूँ, काइनेटिक्स जो आपने पिछले में 7 एक्सपेरिमेंट मतलब जो 7 रिएक्शन पढ़ी ना, वे भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। केवल और केवल अगर ये रिएक्शन याद है ना, ये वाली रिएक्शन याद है, तो आप कोई सी भी काइनेटिक्स हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप सारे अपने आप ड्रॉ कर लोगे। अब देखो मुझे यहाँ पर एलवी इक्वेशन सही बताऊँ तो याद नहीं आ रही, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, बट मैंने जब ये देखी तो मैं एकदम से लिख दूंगा। अब मैं एकदम से लिख दूंगा कि आपकी एलवी इक्वेशन क्या थी, 1/v बराबर, ठीक है ना, तो मैं एकदम से लिख दूंगा।
अब इसी प्रकार से कॉम्पिटेटिव के लिए क्या अलग रिएक्शन होने वाली है वो लिख दूंगा, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटेटिव के लिए क्या होने वाली है वो लिख दूंगा। चलो तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए पहले लिख के ही देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेसिफिक हमारा होता क्या है। कि कॉम्पिटेटिव में जो आपका KM होता है, याद रखना कॉम्पिटेटिव में जो आपका KM होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव में KM आपका इंक्रीज होने वाला है, ठीक है ना। KM कैसा होगा, इंक्रीज होने वाला है। और Vmax क्या होगा, Vmax आपका अनअफेक्टेड रहेगा, Vmax आपका अनअफेक्टेड होने वाला है, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव में जो आपका KM रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। जबकि जो Vmax रहेगा नॉन कॉम्पिटेटिव में वो आपका घटने वाला है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा। ऑन अनकॉम्पिटेटिव में क्या होने वाला है कि जो आपका KM रहेगा वो डिक्रीजिंग जाएगा, Vmax वो भी डिक्रीजिंग जाएगा। यानी कि अनकॉम्पिटेटिव में आपका KM एंड Vmax दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, डिक्रीज फॉर्म में जाने वाले हैं। जबकि मिक्स्ड फॉर्म में जो जाएगा, मिक्स्ड फॉर्म ही किसकी है, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव की। तो देखो कॉम्पिटेटिव में क्या हो रहा है कि KM बढ़ रहा है, तो सेम यहाँ पर KM बढ़ने वाला है, मिक्स्ड में KM बढ़ने वाला है। नॉन कॉम्पिटेटिव में देखो यहाँ पर आपका सेम Vmax जो है वो घट रहा है, तो मिक्स्ड में भी यहाँ पर घटने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है ये फॉर्म पता होनी चाहिए। और इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दें, इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो आपको KM मिलने वाला है 1/KM, ठीक है। देख लो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव में KM अगर बढ़ रहा था तो 1/KM में आपका घटने वाला है, ठीक है ना, घटने वाला है। कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। इसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव में यहाँ पर KM कांस्टेंट था, यहाँ पर भी KM 1/KM कांस्टेंट है। बट Vmax यहाँ पर क्या घट रहा था, तो 1/Vmax आपका इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अनकॉम्पिटेटिव में दोनों घट रहे थे तो दोनों यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड में आपका KM बढ़ रहा था और Vmax घट रहा था, तो यहाँ पर 1/KM में जो आपका जो आपका 1/KM है, ठीक है, वो आपका घटेगा और 1/Vmax आपका बढ़ेगा मिक्स में, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लो। अब हमें माइकलिस मेंशन के लिए यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर एक बात को याद रख लेना कि अल्फ़ा बराबर 1 + के I/KI, ठीक है ना, I/KI होने वाला है, ठीक है ना, I/KI होने वाला है। और ये डिपेंड करता है आपका KM पे, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपका KM पे। तो ये इक्वेशन याद रख लेना, कहीं वैसे आपसे पूछी नहीं जाती, बट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से जो है आपकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, आपकी इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा रखूँ, इक्वेशन में अल्फ़ा रखूँ या फिर 1 + के I/KI रखूँ, बात आपकी एक ही आने वाली है। तो चलो कॉम्पिटेटिव के लिए बनाते हैं, कॉम्पिटेटिव के लिए किस प्रकार से माइकलिस मेंशन इक्वेशन आपकी काम में आने वाली है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सेम ये माइकलिस मेंशन इक्वेशन है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको देखो हम जो है यहाँ पर हमारा KM बढ़ रहा है, KM बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा है जिसको हमने KM बोला है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पर, कॉम्पिटेटिव में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो KM है KM से मल्टीप्लाई कर देंगे, KM से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि KM हमारा इंक्रीज होने वाला है। और इंक्रीज कैसा हो रहा है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव में आपका Vmax घट रहा है, Vmax घट रहा है। तो नॉन कॉम्पिटेटिव के लिए ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी Vmax इंटू X, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है इसको हटाओ पहले तो, Vmax तरह के भाई साहब जी क्या बताएं, यहाँ पर ये लेना है, एक सेकेंड, बस ठीक है, आपके साथ रहते ना सारे गुण सीख लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटू एस था, अब यहाँ पर Vmax डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन कॉम्पिटेटिव में Vmax डिक्रीज हो रहा है, KM पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
यहाँ पर जो है कॉम्पिटेटिव में बी मैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ऐसे लिख देता। अब यहाँ पर बी मैक्स में आपका जो नॉन कॉम्पिटेटिव है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बी मैक्स बटे अल्फ़ा करेंगे यहाँ पर, बी मैक्स बटे अल्फ़ा इंटू एस बटे आपका के एम, यहाँ पर के एम प्लस के एस, ठीक है ना, के एम प्लस के एस, ये वाली इक्वेशन आने वाली है, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन आने वाली है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं जैसा दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यानी कि वी मैक्स बटे आपका अल्फ़ा आ जाएगा और इंटू एस आने वाला है, बटे में आपका के एम रहेगा, के एम, ठीक है, प्लस के एस। ये आपकी रिएक्शन है कॉम्पिटेटिव के लिए, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपकी कॉम्पिटेटिव के लिए। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या है कि आपका बी मैक्स भी घट रहा है और आपका के एम भी घट रहा है। तो अब इस अनकॉम्पिटेटिव के लिए रिएक्शन क्या होने वाली है वो देख लो, यानी कि वी एम आपका अल्फ़ा जाएगा इसके, मतलब जो डिवाइड में अल्फ़ा एस बटे के एम बटे अल्फ़ा इंटू एस, ठीक है ना, वो सॉरी प्लस के एस। अब आपकी ये वाली रिएक्शन आने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वी मैक्स भी घटेगा और के एम भी घटेगा, बी मैक्स भी घटेगा और के एम भी घटेगा, ये आने वाली है अनकम्पिटेटिव के लिए, ठीक है ना। इसके बाद मिक्स्ड में क्या आने वाली है, मिक्स्ड में देख लो कि आपका के एम बढ़ेगा बट बी मैक्स यहाँ पर घट रहा है, ठीक है ना, के एम बढ़ेगा बी मैक्स घट रहा है। डोंट वैरी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे मैंने लिख रखी है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो मिक्स्ड में क्या आने वाला है वो देख लो, के एम यहाँ पर बढ़ रहा है तो बी मैक्स यहाँ पर घट रहा है, यानी कि रिएक्शन आपकी कुछ ऐसे आने वाली है, बी मैक्स हमारा घट रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका अल्फ़ा, बी मैक्स बटे अल्फ़ा इंटू एस प्लस के एम क्या होने वाला है, के एम बढ़ रहा है तो के एम जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा आपके डॉट यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और यहाँ पर आपका के एम होने वाला है, के एम प्लस के आपका सबस्ट्रेट, ठीक है ना, के एम प्लस के सबस्ट्रेट होने वाला है। तो ये थी आपके चारों की चारों माइकलिस मेंटन की आपकी इक्वेशन, ठीक है ना, ये थी चारों की चारों माइकलिस मेंटन की इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो हम डायग्राम को भी शो कर सकते हैं, डायग्राम को भी यहाँ पर हम बना सकते हैं इसी चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये चार्ट हमारी याद है तो। अब वो कैसे बनाएंगे, चलो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बना करके दिखाता हूँ कि आपका नॉर्मल जो होता है वो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो था आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कॉम्पिटेटिव के लिए, तो कॉम्पिटेटिव के लिए मान लो आपका स्टार्टिंग में ये ग्राफ था, ठीक है ना, ये आपका क्या था, ये आपका नॉर्मल ग्राफ था। तो यहाँ पर Km जो है वो ज़्यादा होगा, Km ज़्यादा होगा, जबकि आपका जो Vmax है वो कांस्टेंट होने वाला है, यानी कि जो अब आपकी रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, ठीक है ना, रिएक्शन इस प्रकार से जाने वाली है। तो देखो यहाँ पर जो है अब इसका Km यहाँ पर आ रहा है, इसका Km जो स्टार्टिंग वाला नॉर्मल ग्राफ था उसका Km हमारा यहाँ पर आ रहा है, बट अब यहाँ Km बढ़ कर के दूसरे ग्राफ में आपका Km बढ़ कर के यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि Km बढ़ के यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर Km बढ़ा, यानी कि जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट की मात्रा हमारी बढ़ी। मैंने आपको बताया था कि Km कुछ नहीं है, ये बताता है सबस्ट्रेट कितना है, Km बताता है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा है या फिर हमारे कम है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दोनों यानी कि Vmax यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ये ऊपर जा कर के आपके मिलने वाले हैं। तो ये है आपका कॉम्पिटेटिव का डायग्राम, ठीक है ना, ये किसका है, कॉम्पिटेटिव का डायग्राम। चलो नॉन कॉम्पिटेटिव का बनाते हैं। नॉन कॉम्पिटेटिव में Km आपका कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो है Vmax आपका घट रहा है, ठीक है ना, Vmax क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वही पहले आपके हाइपरबोलिक फॉर्म बना दी मैंने नॉर्मल, ठीक है ना, ये मान लो आपकी नॉर्मल फॉर्म थी, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म थी। थोड़ा माउस से अच्छी बन नहीं पा रही, आगे सब सारे के सारे ग्राफ हैं तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो माइकलिस मेंशन के लिए ये फॉर्म अब थोड़ी ये आ जाएगी, ठीक है ना, बल्कि और अगर इस फॉर्म को मैं नीचे करके बना दूँ तो सही रहेगा। मान लो पहला आपका Km यहाँ पर था, ठीक है ना, Km यहाँ पर था इसके लिए, तो अब Km इसके लिए भी कहाँ पर होने वाला है,
के एम्स आपका सेम होने वाला है इसी जगह पर, ठीक है ना, के एम भी आपका सेम होने वाला है इसी जगह पे। तो के एम आपका ऐसी का ऐसी है, के एम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बट आप जब वी मैक्स देख रहे हो तो वी मैक्स यहाँ पर आपको घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, ये वी मैक्स जो है ये घटता हुआ नजर आएगा। अनकम्पिटेटिव में दोनों चीज़ घट रही है, दोनों चीज़ घट रही है, यानी कि पहला डायग्राम अगर आपका ये वाला था, ऐसा था, तो इस बार का डायग्राम ये कर दो, ठीक है ना, इस बार का डायग्राम बिल्कुल नीचे कर दो। बी मैक्स यहाँ पर घटेगा, आपका वी मैक्स भी घटेगा। और पहला जो है अगर के एम यहाँ पर आ रहा था, ठीक है ना, पहला अगर के एम यहाँ पर आ रहा था, तो अब जो है आपका के एम जो है वो देखो पहले जो है आपका यहाँ पर था। अरे माउस चल जा मेरे भाई, यार चलो चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे आपको मैंने सारे के सारे डायग्राम आगे ही समझा दूंगा। बहरहाल ये जो टेबल है, कहने का मतलब ये है कि ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इस टेबल को याद रख डाला तो काइनेटिक्स पैरामीटर झिंगा लाला। चलो आगे बढ़ते हैं, अब और समझो और अच्छे से समझो कि एंजाइम्स इनहिबिशन आपका 4 प्रकार का है, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव एंड मिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपके एलबी प्लॉट बने हुए हैं, ये कैसे प्लॉट है, ये आपके एलबी डायग्राम है। कॉम्पिटेटिव में क्या हो रहा है कि जो आपका इनहिबिटर है वो रिजेंबल होता है टू सबस्ट्रेट, यानी कि इनहिबिटर किसकी तरह चमकता है, आपका सबस्ट्रेट की तरह चमकता है। बाइंड टू एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स पे बाइंड होता है, हमने देखा था इनहिबिशन कहाँ पर होता है, एक्टिव साइट पर। बाइंड विथ फ्री एंजाइम्स, और फ्री एंजाइम के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, यानी कि सबस्ट्रेट के वहाँ पर जो है कोई भी आपका सबस्ट्रेट प्लस या सबस्ट्रेट एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ था। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि Km जो होता है वो इंक्रीज होता है, हमने पहले ही बात कर ली थी, Km आपका कॉम्पिटेटिव में इंक्रीज होने वाला है, बी मैक्स में आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अनअफेक्टेड रहेगा, ना घटने वाला है ना आपका बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर एलबी प्लॉट की, तो एलबी प्लॉट का जो इंटरसेप्ट है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आपका इस वाई एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है ना। इंटरसेप्ट आपका कहाँ पर आ रहा है, इस वाई एक्सिस पर आ रहा है, यानी कि इनहिबिटर और नॉन इनहिबिटर के बीच में जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो आपका इंटरसेप्ट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है इस आपके किसके वाला, जो आपकी वाई एक्सिस है उसके, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटेटिव में देखेंगे तो नॉन कॉम्पिटेटिव में कोई भी ऐसी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी जहां पर हमारा इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के रिजेंबल हो, ठीक है ना, सबस्ट्रेट के रिजेंबल हो। इसके बाद अदर देन एक्टिव साइट्स, यानी कि एलोस्टेरिक साइट्स पे जाकर के हमारा वाइंड होता है, वाइंड विथ एंजाइम एंड ES हम पहले देख चुके हैं। Km कांस्टेंट रहेगा, V मैक्स डिक्रीज होने वाला है, और यहाँ पर जो एलबी प्लॉट है वो हमें -x पे चमक रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर चमक रहा है, -x पे। किसी को ना पता हो तो मैं देखो भाई साहब आपको थोड़ा सा एक और डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फॉर्म होती है, ये वाली जो लाइन आपकी, इसको बोलते हैं प्लस बाई, इसको क्या बोलेंगे, प्लस बाई, इसको बोलेंगे आपका प्लस बाई, ठीक है ना। इसको ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली इतनी लाइन जो है, ठीक है ना, ये इतनी वाली, ये इतनी यहाँ से, ठीक है ना। दोबारा से समझ लो यार, इस लाइन को समझना बहुत ही जरूरी है रे बाबा। देखो स्टार्टिंग में क्या था, एक जीरो पॉइंट होता है, अगर हम ये इधर की साइड को चलेंगे तो ये कहलाएगी आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कहलाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये पॉजिटिव का निशान है भाई साहब, टेढ़ा बन गया, ठीक है। अगर हम राइट की साइड में चलेंगे तो ये कहलाएगी आपकी पॉजिटिव एक्स, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एस एक्सिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सही है। अगर हम इस पॉइंट से नीचे की साइड में चलेंगे, ये कहलाएगी हमारी माइनस के वाई साइड, ठीक है ना, माइनस के वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये कहलाएगी माइनस के एक्स एक्सिस, ये कहलाएगी माइनस के एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो नॉन कॉम्पिटेटिव जो एंजाइम्स है वो एलबी प्लॉट कहाँ पर बना रहा है, इस -x साइड पर बना रहा है, ठीक है ना। जबकि आपका अनकम्पिटेटिव में क्या होता है, अनकम्पिटेटिव में आपका होने वाला है कि देखो अदर देन एक्टिव साइट्स, यानी कि जो आपका अनकम्पिटेटिव होगा वो अदर देन एक्टिव साइट्स, ठीक है ना, वाइंड विथ ES ओनली, Km डिक्रीज होगा, V मैक्स दोनों डिक्रीज होने वाले हैं,
ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों डिक्रीजिंग फॉर्म में जाने वाले हैं। जो फॉर्म होएगा वो अनकम्पीट रहेगा। देखो यहाँ पर इनहिबिशन और नॉन इनहिबिशन में किसी प्रकार का कोई से भी कंपटीशन देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। जबकि हम अगर मिक्स्ड की बात करेंगे, मिक्स्ड हमारा मिक्स्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव का होता है। इसमें मिक्स्ड आता है, KM इंक्रीज होगा, Bmax डिक्रीज होगा, और जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा वो इंटरमीडिएट में मिलेगा। इंटरसेप्ट कहाँ पर मिलेगा? इंटरमीडिएट स्टेट में मिलेगा। तो अब इस डायग्राम को याद कैसे करें वो देख लो, ठीक है ना, क्योंकि याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कुछ सोच लेते हैं कि मान लो आपका कॉम्पिटेटिव में तो देखो भाई, इसका जो है कोड बनाया है हंसना मना है, ठीक है ना, हंसना मना है। तो ये कोड है कि यूपी के नाना MI का कंप्यूटर लेकर चले गए, MI का कंप्यूटर लेकर के चले गए, ठीक है ना। तो देखो कैसे कैसे बनता है। आपको यूपी मतलब अनकॉम्पिटेटिव में पैरेलल जा रहा है, ठीक है ना। ये लाइन कैसे जा रही है? आपकी पैरेलल जा रही है, ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, आपका नॉन कॉम्पिटेटिव में कहाँ पर मिल रहा है? निगेटिव साइड पे मिल रहा है, ठीक है ना। निगेटिव साइड में इंटरसेप्ट आपका मिल रहा है, यानी कि नाना यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेटिव में निगेटिव साइड पे मिल रहा है, और इस कॉम्पिटेटिव में पॉजिटिव साइड पे आपका जो है इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव साइड में इंटरसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला? इसमें आपका इंटरमीडिएट में मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट में आपका मिल रहा है। तो कोड बना इसका है कि यूपी के नाना MI का कंप्यूटर लेकर चले गए, ठीक है ना। यूपी के नाना MI का कंप्यूटर लेकर के चले गए। तो इतनी बात याद रख लेना इस डायग्राम को याद रखने के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो मैं पीछे इक्वेशन लिख रहा था कि Bmax × KM, इसको मैंने आपको बताया था कि आपका अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा बराबर 1 + के I बटे KI, ठीक है ना, I बटे KI, ठीक है ना। इनहिबिटर, और ये था आपका सैचुरेशन, ठीक है ना, सैचुरेशन। तो आपको इस बात को याद रखना। अब देखो सेम कॉम्पिटेटिव में मैंने अल्फ़ा यहाँ पर लगाया था, कॉम्पिटेटिव में मैंने अल्फ़ा कहाँ पर लगाया था? यहाँ पर लगाया था। क्योंकि KM बढ़ रहा था, Bmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना। KM बढ़ रहा था, Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अनकॉम्पिटेटिव में क्या था आपका कि अनकॉम्पिटेटिव में आपका जो Vmax है, या यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इन्होंने गड़बड़ कर लिया, दिखे एक बार मैं देख लेता हूँ। नॉन कॉम्पिटेटिव में आपका जो था, यहाँ पर दोनों चीज़ घटने वाली है, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों चीज़ घटने वाली है, यानी कि जो ये ब्रैकेट है अनकॉम्पिटेटिव में, ये यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा आने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा आने वाला है, यानी कि 1 + के I बटे KI आने वाला है। नॉन कॉम्पिटेटिव में आपका Vmax घट रहा था, तो यहाँ पर आपका मैंने दिखाया था आपको अल्फ़ा। मिक्स्ड में क्या था? मिक्स्ड में आपका यानी कि एक चीज़ बढ़ रही थी तो एक चीज़ घट रही थी। KM क्या हो रहा था कि KM आपका बढ़ रहा था, जबकि Bmax जो है Bmax आपका घट रहा था, यानी कि जो इक्वेशन है 1 + के I बटे KI यहाँ पर आने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से इन्होंने नीचे ठा करके दे दिया। तो इस इक्वेशन को आप ना याद रख करके, आपको जो मैंने माइकलिस मेंशन की इक्वेशन लिखी थी वे एक बार जा करके देख लेना कि, और अपने डायरी में नोट कर लेना कि मैंने किस प्रकार से लिखी थी, तो आपको सब चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वैसे मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि आपको जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है वो सबस्ट्रेट से जा करके कॉम्पीट करता है। डायग्राम ये वाला था, यहाँ पर KM की वैल्यू इंक्रीज होती, Vmax पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर देखो जो LB प्लॉट है, ये आपका LB प्लॉट है जो कि रेसिप्रोकल होता है आपका माइकलिस मेंटेन के, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका जो वो इंटरसेप्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव पर मिल रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव Y एक्सिस पे आपको मिल रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा था CP बोले तो कंप्यूटर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के, जो कि आपको याद रखने हैं।
लाइक एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल आपका जैंथाइन ऑक्सीडेज से जाकर के मतलब कि इनहिबिट करेगा जैंथाइन ऑक्सीडेज को, सॉरी। इसके बाद जो सल्फोएमाइड्स है, सल्फोएमाइड को याद रख लेना, क्योंकि देखो सब तो याद रख नहीं सकते, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एलोप्यूरिनोल, सल्फेनोमाइड्स, मेथोट्राइजेट्स, ठीक है ना। इसके बाद आपका और क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो बस ये आप 3 याद रख लेना, ठीक है ना, 3 याद रख लेना, बहुत है। और मैंने आगे लिखे हुए हैं ये वाले, ये तो आपको ज़रूर याद रखने हैं कि मेलोनिक एसिड जो होता है वो इनहिबिट करता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को आपका जो है इनहिबिट करता है। इसके बाद जो सल्फर ड्रग्स होती हैं वो इनहिबिट करते हैं पावा को, यानी पी अमीनो वेंजोइक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पावा बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पावा बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा जो कि है ज़रूरी होने वाले हैं। एक्चुअली जो हमने पीछे वाली काइनेटिक्स देखी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती है ये इनहिबिशन काइनेटिक्स। आसान भी होती है, याद करने वाली भी होती है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। जबकि जो हमने पिछला लेक्चर देखा है वो थोड़ा हमें कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हम उसमें हो ना कुछ गलत कराते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर गलत करने का कोई चांस नहीं होता। इसके बाद आपका एलोप्यूरिनोल तथा आपका एसिटालोजोअमाइड, ठीक है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव में मैंने आपको बता दिया है कि आपका देखो ग्राफ कैसा आने वाला है, यहाँ पर केवल बी मैक्स कम होता है, ठीक है ना। नॉन कॉम्पिटेटिव में बी मैक्स कम होता है, यहाँ पर आपका के एम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद जो आपको इंटरसेप्ट मिलता है एन नाना बताया था मैंने आपको, यानी कि जो नॉन कॉम्पिटेटिव होता है वहाँ पर जो इंटरसेप्ट मिलता है कहाँ पर मिलेगा आपको, इंटरसेप्ट निगेटिव पे मिलेगा, ठीक है ना। इंटरसेप्ट कहाँ पर मिलेगा, निगेटिव पे मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम्पल याद रखना, लाइक साइनाइड्स इनहिबिशन, लाइक आइडोएसिटेट, ठीक है ना। वॉल याद रख लेना, तीनों के तीनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन। अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन में मैंने आपको समझा रखा है। ग्राफ कैसे मिलने वाला है आपका, पैरेलल ग्राफ मिलेगा, क्योंकि मैंने यूपी बताया था। यू मतलब अनकम्पिटेटिव, पी फॉर पैरेलल यानी कि इनहिबिशन, और आपका जो है जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो पैरेलल मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है ना। फीडबैक इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है वो समझ लो भाई साहब, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि आपका कोई सा भी एंजाइम्स था उससे कोई सा भी सबस्ट्रेट आकर के रिएक्ट कर रहा था, EX कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ES कॉम्प्लेक्स बन रहा था हमारा। अब ये ES कॉम्प्लेक्स जो है टूट रहा था हमारा एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट में, एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि एलोस्टेरिक जो आपकी मॉड्यूलेशन या फिर आपका फीडबैक मॉड्यूलेशन में क्या होने वाला है कि जो आपका लास्ट में प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, जो आपका लास्ट में ये प्रोडक्ट बना है एक्चुअली ये ही अब काम करेगा इनहिबिशन का, ठीक है ना। यही काम करने वाला आपका इनहिबिशन का, यानी कि ये आपका जो प्रोडक्ट बना है ये ही अब बाइंड हो जाएगा एंजाइम से जाकर के, और ये निगेटिव मॉड्यूलेटर का काम करने वाला है। यानी कि जैसे ही एंजाइम से बाइंड हुआ तो अब जो है एंजाइम से सबस्ट्रेट मतलब अटैच नहीं हो पाएगा, EX कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में तो बन गया जब ज़रूरत थी, बट जब ज़रूरत ख़त्म, जब आपके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोडक्ट आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, ये जा कर के अटैच हो जाते हैं एंजाइम्स की एलोस्टेरिक साइट से। कहाँ पर अटैच होंगे, एलोस्टेरिक साइट से। और एलोस्टेरिक साइट से जाने के बाद जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर होती है उसको डिफॉर्म कर देते हैं, उसको क्या करेंगे, डिफॉर्म कर देते हैं, जिससे वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है ना। और जैसे ही आपके फिर से दोबारा से जैसे ही आपके इन प्रोडक्ट की कमी होती है, जैसे ही प्रोडक्ट की कमी होगी यहाँ से जो है जो प्रोडक्ट है, जो एंजाइम से प्रोडक्ट जुड़ा था वो हट जाएगा। हट जाने के बाद दोबारा से ये रिएक्शन हो जाएगी, दोबारा से रिएक्शन होने के बाद फिर प्रोडक्ट बनेंगे। फिर जब आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर ये आपका एंजाइम से एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो कि मान लो आपके पास कोई एक सबस्ट्रेट था, एक क्या था, सबस्ट्रेट था।
सिंपल जा करके ये किससे जुड़ा, आपका एंजाइम से जुड़ा, ठीक है ना, एंजाइम से जुड़ा। यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर आपका EP बना, यानी कि यहाँ पर ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, और आपका एंजाइम्स जो है यहाँ से अलग निकल जाएगा, ठीक है ना, एंजाइम्स अलग निकल जाएगा। अब ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट की मात्रा आपके सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो गई इस प्रोडक्ट की मात्रा। तो अब प्रोडक्ट ये कहेगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब प्रोडक्ट और नहीं बनने चाहिए। तो जो प्रोडक्ट बना है जो खुद अब जो है एलोस्टेरिक साइड से जा करके ज्वाइंट हो जाएगा, और जैसे ही ज्वाइंट हुआ यानी कि ये इस एंजाइम को डिफॉर्म कर देगा। डिफॉर्म देखो पहले क्या थी कि पहले त्रिकोण जैसा इसमें फिट हो रहा था, ये सबस्ट्रेट त्रिकोण जैसा फिट हो रहा था, बट यहाँ पर अब देखो एंजाइम्स जो है वो इस प्रकार से बन गया, ठीक है ना, इस प्रकार से डिफॉर्म कर दिया। तो यही कहलाती है आपकी फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो देखो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें याद रखना, जो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव था, जो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव था केवल यही आपका इरिवर्सिबल है, ठीक है ना, यही आपको इरिवर्सिबल बनता है। बाकी जितना भी पढ़ा, चाहे एलोस्टेरिक हो, जो आपका अनकम्पिटेटिव हो, कॉम्पिटेटिव हो, ये सब कैसे होते हैं, ये सब आपके रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, यानी कि इनको सही करा जा सकता है, बट ये नॉन कॉम्पिटेटिव जो है इसको सही नहीं करा जा सकता। यानी कि साइनाइड अगर एक बार खा लिया तो साइनाइड का कोई तोड़ नहीं है। एक्चुअली अभी तक साइनाइड का कोई टेस्ट भी नहीं बना पाया, साइनाइड इतनी जल्दी से काम करता है, ठीक है ना। क्या करेगा साइनाइड, जो जैसे ही साइनाइड जीभ पर रखा जाता है ना, तो आपको पता है नर्वस सिस्टम कितनी तेज़ी से काम करता है। जैसे ही जीभ पर रखा साइनाइड, सेंसेशन हुआ, जीभ ने जो है वहाँ पर एक्टिव हुई, आपकी न्यूरॉन सेल मस्तिष्क पर पहुँची, तुरंत पैरालाइज, एकदम से पैरालाइज साइनाइड से, ठीक है ना। और मज़े की बात यह है कि ज़िंदगी की शुरुआत जो है, लाइफ की स्टार्टिंग बैक्टीरिया जो बना है, आपको पता होगा पानी के अंदर सबसे पहले लाइफ फॉर्म आई थी। तो उस लाइफ फॉर्म में सबसे बड़ा योगदान है, यानी कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की वो साइनाइड से हुई थी, ठीक है ना। हम साइनाइड से बने हुए हैं, हम किसी बंदर से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, हम साइनाइड से बने हुए हैं अगर एवोल्यूशन देखें तो, ठीक है ना। ये बंदर और ये बैक्टीरिया तो बहुत बाद में आया, पहले साइनाइड आया था। तो देखो अब कितने की मजे की बात है, साइनाइड से हम बने हुए, हमारा एवोल्यूशन साइनाइड से हुआ। लेकिन अगर आज की डेट में हम साइनाइड खा लें तो हम उसका टेस्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, रहेंगे नहीं तो टेस्ट कहाँ से बता पाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है, कितना गजब का फैक्ट्स है। तो अब समझ में आ गई ये फीडबैक और इनहिबिशन, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, सेम वही है जो मतलब वही लिखा है जो आपका एंड प्रोडक्ट जो है मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है और आपके जो रिएक्शन को मतलब बंद कर देता है। ये वही समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देखो कि यहाँ पर Km यूजली इंक्रीज, Km इंक्रीज होता है, Bmax रिड्यूस, यानी कि वर्क करता है एज ए जिस प्रकार से कॉम्पिटेटिव आपका वर्क कर रहा था, सेम एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी उसी प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। फीडबैक के कुछ एग्जाम्पल हैं वो याद रख लेना, लाइक ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आइसोल्यूसिन आपका एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई। इकोलाई के अंदर मान लो आइसोल्यूसिन बनना था, ठीक है ना, आइसोल्यूसिन बनना था। तो अब इस इकोलाई के लिए इकोलाई के अंदर आइसोल्यूसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया। तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया तो यहाँ पर जो है ये आइसोल्यूसिन अब बस एंजाइम्स के ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, और जो ट्रिप्टोफैन है, याद रखना ट्रिप्टोफैन से ही आपका आइसोल्यूसिन बनता है, ठीक है ना। जब हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका सिंथेसिस होती है अमाइनो एसिड की। यानी कि आपका जो आइसोल्यूसिन था अब वो बहुत ज़्यादा बन गया, वो ट्रिप्टोफैन को बनने से मना कर देगा, रोक देगा। ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा तो आइसोल्यूसिन ऑटोमेटिकली नहीं बन पाएगा। इकोलाई में ये होता है आपका फीडबैक यानी कि प्रोडक्ट से फीडबैक आपको मिलती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सुसाइड इनहिबिशन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बट फिर भी आप पढ़ लेना, तो इरिवर्सिबल होते हैं बेसिकली, तो देख लेना सुसाइड इनहिबिशन को, कोई इसमें इतना बड़ी बात नहीं है। इसके बाद गाइज ये लेक्चर को हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।
आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ बताया है, ठीक है ना। इस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, और जो कि है हाथ के हाथ मतलब हैंड टू हैंड रिवीजन और रिकॉल करते रहना। इसके बाद एंजाइम्स का एक छोटा सा पार्ट है जो मैं अभी कवर करवाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट का है, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो तैयार हो जाओ उस लेक्चर के लिए भी, ठीक है ना, और इसका रिवीजन रिकॉल करते रहो। तो तब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।